नमस्कार और आज की हमारी खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे हाथ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी का एक कमाल का दस्तावेज लगा है। ये 10 जनवरी 2026 की सुबह जारी किया गया एक मौसम बुलेटिन है। अब रुकिए, ये सुनकर ये मत सोचिए कि हम बस ये बताने वाले हैं कि कल धूप होगी या बारिश। नहीं, ये दस्तावेज असल में एक कहानी है। एक ही दिन में एक ही देश की कहानी, जिसके दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे हैं। एक हिस्से में लोग कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से जूझ रहे हैं, तो दूसरे हिस्से में भारी बारिश और तूफानी समुद्र ने कहर मचाया हुआ है। तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि ये सब हो क्यों रहा है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, और सबसे जरूरी, इसका हमारी आपकी जिंदगी पर, सफर से लेकर सेहत और खेती तक क्या और कितना गहरा असर पड़ रहा है। सबसे पहली और हैरान करने वाली बात जो इस बुलेटिन से निकल कर आती है, वो है उत्तर और दक्षिण भारत के बीच का जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ उत्तर भारत है जो शीतलहर और कोहरे की चादर में लपटा हुआ है, और दूसरी तरफ है दक्षिण भारत जो भारी बारिश का सामना कर रहा है। ये एक देश की दो तस्वीरें कैसी हैं? ये दो तस्वीरें असल में एक ही बड़ी कहानी के दो हिस्से हैं जो दो अलग अलग मौसम प्रणालियों से चल रही हैं। अगर हम दक्षिण से शुरू करें तो वहां की कहानी का जो मुख्य कारण है वो है बंगाल की खाड़ी में बना एक डिप्रेशन। डिप्रेशन, ये सुनने में थोड़ा साइकोलॉजी वाला शब्द लगता है। मौसम में इसका क्या मतलब है? हाँ, अच्छा सवाल है। आप इसे ऐसे समझिए कि ये समंदर के ऊपर हवा का एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्लीनर बन गया है। जब समंदर का पानी गर्म होता है तो वहां की हवा गर्म होकर तेजी से ऊपर उठती है। इससे नीचे हवा का दबाव बहुत कम हो जाता है, मतलब एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है। इसी को हम डिप्रेशन कहते हैं। और ये वैक्यूम क्लीनर की तरह आसपास की सारी नमी वाली हवा को अपनी तरफ जोर से खींचता है। अच्छा, तो ये सारी नमी को खींचकर एक जगह इकट्ठा कर लेता है और फिर बादल बनकर बरस जाता है। बिल्कुल। और अभी यही हो रहा है। ये डिप्रेशन श्रीलंका के तट के पास है और पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। बुलेटिन के मुताबिक इसी वजह से तमिलनाडु में 10 जनवरी को भारी से बहुत भारी बारिश और 11 जनवरी को भारी बारिश की चेतावनी है। ठीक है, तो दक्षिण में समंदर से नमी खींची जा रही है, और ठीक उसी वक्त हजारों किलोमीटर दूर उत्तर भारत में क्या हो रहा है? वहां कहानी बिल्कुल उल्टी है। उत्तर और मध्य भारत कोल्ड वेव यानी शीतलहर की चपेट में है। यहाँ ठंडी सूखी हवाएं चल रही हैं, और ये कोई छोटे मोटे इलाके में नहीं है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ से लेकर उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और राजस्थान तक एक लंबी लिस्ट है राज्यों की जहां 11 से 14 जनवरी तक शीतलहर की चेतावनी है। और मुझे बुलेटिन में एक और शब्द दिखा, ग्राउंड फ्रॉस्ट। इसका क्या मतलब है? ग्राउंड फ्रॉस्ट का मतलब है पाला पड़ना। जब जमीन का तापमान 0 डिग्री या उससे नीचे चला जाता है तो हवा में जो थोड़ी बहुत नमी होती है वो पानी की बूंदें बनने के बजाय सीधे बर्फ के महीन क्रिस्टल बनकर घास, पत्तियों और जमीन पर जम जाती है। अच्छा। जैसे सर्दियों में कार के शीशे पर धुंध जम जाती है। ये उससे भी ज्यादा ठंडा होता है और फसलों के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। वाह, मतलब एक ही दिन देश के एक कोने में तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस है, कोट्टायम केरला में, और दूसरे कोने अलीगढ़ में ये 3.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। एक जगह लोग शायद एसी चला रहे होंगे और दूसरी जगह हीटर के बिना गुजारा नहीं। ये 32 डिग्री का फर्क तो किसी दूसरे देश जाने जैसा है। यही भारत के मौसम की खासियत और चुनौती दोनों है। ठंड तो एक बात हुई, लेकिन इस बुलेटिन में एक और चीज है जो मुझे ज्यादा डरा रही है, वो है कोहरा। कई जगहों पर घने से बहुत घने कोहरे की चेतावनी है, और कुछ जगहों पर विजिबिलिटी यानी दृश्यता 50 मीटर बताई गई है। 50 मीटर का असल में जमीन पर क्या मतलब होता है? 50 मीटर का मतलब है कि आप सड़क पर चल रही गाड़ी से आगे चल रही गाड़ी को मुश्किल से देख पाएंगे। एक क्रिकेट पिच की लंबाई करीबन 20 मीटर होती है, तो आप अंदाजा लगाइए कि ये कितना कम है। ऐसी स्थिति में गाड़ी चलाना या जहाज का उड़ना लगभग नामुमकिन और बेहद खतरनाक हो जाता है। तो इसका सीधा असर तो सफर पे पड़ता होगा। ट्रेनें लेट, फ्लाइट्स कैंसिल। हाँ, ये तो सबसे पहला और सीधा असर है। बुलेटिन साफ कहता है कि हवाई अड्डों, हाईवे और रेलवे पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। सड़क दुर्घटनाओं का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन एक और दिलचस्प बात है जो अक्सर लोगों को नहीं पता होती। बुलेटिन में जिक्र है कि बहुत घने कोहरे वाले रास्तों पर बिजली की लाइनें भी ट्रिप हो सकती हैं। एक मिनट, कोहरे से बिजली की लाइनें, ये कैसे होता है? ये तो पानी की भाप ही है ना? यहीं पर एक बड़ी गलतफहमी है।
शहरों का कोहरा सिर्फ पानी की भाप नहीं होता, इसमें हमारा प्रदूषण, गाड़ियों और फैक्ट्रियों का धुआं और धूल के कण भी मिल जाते हैं। जब ये घना कोहरा बिजली के तारों और उनके इंसुलेटर्स पर जमता है तो नमी और प्रदूषण मिलकर आप कह सकती हैं कि एक कंडक्टिव परत बना देते हैं। कंडक्टिव मतलब बिजली को गुजरने का एक रास्ता दे देते हैं। इससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है और पावर ग्रिड ट्रिप हो सकता है। मतलब ये कोहरा सिर्फ देख सकने में ही मुश्किल पैदा नहीं करता, ये एक तरह का जहरीला कॉकटेल भी है। बिल्कुल। और यहीं इसका सबसे गंभीर असर सामने आता है हमारी सेहत पर। जब हम इस कोहरे में सांस लेते हैं तो ये प्रदूषक कण सीधे हमारे फेफड़ों में पहुंचकर जम जाते हैं। इससे खांसी, सांस लेने में तकलीफ और घरघराहट जैसी समस्याएं होती हैं। जो लोग पहले से ही अस्थमा जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनके लिए तो ये जानलेवा भी हो सकता है। साथ ही इससे आंखों में जलन और इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। तो उत्तर में हवा में एक तरह का छिपा हुआ खतरा है। अब अगर हम वापस दक्षिण की तरफ देखें तो वहां खतरा छिपा हुआ नहीं बल्कि सामने गरज रहा है। बुलेटिन का एक हिस्सा मछुआरों के लिए दी गई चेतावनी पर है और उसमें जो हवा की रफ्तार लिखी है वो काफी गंभीर लग रही है। हाँ, दक्षिण में समंदर का मिजाज बहुत खराब है। बुलेटिन में स्क्वाली वेदर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है तूफानी मौसम, जिसमें तेज हवा के अचानक झोंके आते हैं। बंगाल की खाड़ी का दक्षिण पश्चिमी हिस्सा, मन्नार की खाड़ी और तमिलनाडु पुडुचेरी के तटों पर हवा की रफ्तार 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच रही है। और इसके झोंके 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकते हैं। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी, ये कितनी तेज हवा है? आप ऐसे सोचिए कि हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार करीबन 80-90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, तो ये हवा लगभग उतनी ही तेज है। अब कल्पना कीजिए कि इतनी तेज हवा का झोंका जब समंदर की लहरों से टकराएगा तो वो लहरें कितनी ऊंची और खतरनाक हो जाएंगी। एक छोटी नाव का ऐसी स्थिति में टिक पाना लगभग नामुमकिन है। तो मछुआरों के लिए तो ये सीधी सीधी जान बचाने की चेतावनी हुई। ये सिर्फ सलाह नहीं है, ये एक सीधा एक्शन लेने का निर्देश है। बुलेटिन में साफ लिखा है कि मछुआरों को 10 जनवरी को इन समुद्री क्षेत्रों में ना जाने की सलाह दी जाती है। ये जानकारी और जीवन बचाने के बीच का फर्क तय करती है। अच्छी बात यह है कि ये सिस्टम जल्दी आगे बढ़ रहा है, इसलिए 11 जनवरी और उसके बाद के लिए ऐसी कोई चेतावनी नहीं है। तो हमारे पास उत्तर में कोहरा और शीतलहर और दक्षिण में भारी बारिश और तूफान, ये तो हुई समस्याएं। क्या आईएमडी का ये बुलेटिन इनसे निपटने के तरीके भी बताते हैं? ऐसा लगता है ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं बल्कि एक तरह की सर्वाइवल गाइड है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये इस बुलेटिन की सबसे खास बात है। इसमें अलग अलग लोगों के लिए बहुत ही व्यावहारिक और लक्षित सलाह दी गई है, जैसे ठंड और कोहरे से बचने के लिए आम लोगों को क्या करना चाहिए। हाँ, जैसे वो कहते हैं ना कि एक मोटी जैकेट पहनने से अच्छा है कि आप 3-4 पतली परतें पहने। शायद इसके पीछे भी कोई विज्ञान है। बिल्कुल। जब आप कई परतें पहनते हैं तो कपड़ों के बीच में हवा की एक परत बन जाती है। हवा गर्मी की कुचालक होती है, यानी वो आपके शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देती। ये एक इंसुलेशन की तरह काम करता है। बुलेटिन यही सलाह देता है कई परतों में ढीले ढाले ऊनी कपड़े पहने, सिर, गर्दन और हाथ ढक कर रखें और अपनी इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए विटामिन सी वाले फल खाएं और गर्म पेय पदार्थ पिएं। इसमें एक बहुत जरूरी बात कही गई है, कंपकंपी को नजरअंदाज ना करें। हाँ, क्योंकि कंपकंपी शरीर का आपको ये बताने का तरीका है कि वो अपनी गर्मी खो रहा है और उसे बचाने के लिए अतिरिक्त मेहनत कर रहा है। ये हाइपोथर्मिया का पहला संकेत है। इसी तरह फ्रॉस्ट बाइट यानी पाला मारने पर भी बहुत विशेष सलाह है। अगर त्वचा पीली, सख्त और सुन्न पड़ जाए तो उसे कभी रगड़ना नहीं चाहिए। उसे गुनगुने पानी में धीरे धीरे गर्म करना चाहिए। और अगर त्वचा काली पड़ने लगे तो ये एक इमरजेंसी है और तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये तो हुई आम लोगों की बात, लेकिन किसानों का क्या? उनके लिए तो मौसम की हर करवट के बड़े मायने होते हैं। उनके लिए इस बुलेटिन में एक पूरा एग्रोमेट एडवाइजरी यानी कृषि मौसम सलाह का सेक्शन है और यहीं पर हमें उत्तर और दक्षिण की वो 2 अलग अलग तस्वीरें फिर से दिखती हैं। कैसे? देखिए, तमिलनाडु के किसानों को सलाह दी गई है कि भारी बारिश के अनुमान को देखते हुए वे पकी हुई धान, मक्का और काली मिर्च जैसी फसलों की कटाई तुरंत पूरी कर लें और उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दें। साथ ही खेतों से अतिरिक्त पानी को निकालने के लिए नालियां तैयार रखें। कमाल है।
तो तमिलनाडु में किसान अपनी फसल को पानी से बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। और ठीक उसी वक्त हजारों किलोमीटर दूर पंजाब और हरियाणा के किसान को सलाह दी जा रही है कि वो अपनी फसलों को पाले से बचाने के लिए शाम को हल्की सिंचाई करें, यानी खेतों में पानी दें। ये तो सच में अविश्वसनीय है। एक किसान पानी से फसल बचा रहा है और दूसरा पानी देकर फसल बचा रहा है। एक ही दिन, एक ही देश। ये इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। बिल्कुल। पानी देने से जमीन की गर्मी थोड़ी देर तक बनी रहती है और तापमान 0 से नीचे नहीं जाता, जिससे फसल बच जाती है। इसके अलावा सब्जियों की नर्सरी और छोटे पौधों को पुआल या पॉलीथीन से ढकने की सलाह भी दी गई है। यहाँ तक कि मवेशियों के लिए भी सलाह है कि उन्हें रात में बाड़े में रखें और ठंड से बचाने के लिए सूखा बिस्तर दें। तो ये एक दस्तावेज हमें दिखाता है कि मौसम सिर्फ तापमान और बारिश का आंकड़ा नहीं है। ये एक पूरी कहानी है जो समंदर में बन रहे एक सिस्टम से शुरू होती है और हमारी थाली में आने वाले भोजन तक को प्रभावित करती है। हमारी यात्रा, हमारी सेहत, हमारे घरों की बिजली, सब कुछ इससे जुड़ा है। बड़ी है मौसम विज्ञान। ये जो उत्तर और दक्षिण में विपरीत स्थितियां दिख रही हैं, ये अलग थलग घटनाएं नहीं हैं। ये एक बड़ी वैश्विक प्रणाली के हिस्से हैं जो एक साथ काम कर रही हैं। दक्षिण में जो डिप्रेशन बना है, उत्तर में हिमालय की तरफ से आने वाला पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, और इन दोनों के ऊपर वायुमंडल में बहुत ऊंचाई पर बहने वाली जेट स्ट्रीम यानी हवा की एक तेज नदी है। ये तीनों मिलकर एक ऑर्केस्ट्रा की तरह काम कर रहे हैं जो पूरे देश में मौसम का ये अनोखा संगीत तैयार कर रहा है। इस पूरी चर्चा से एक बहुत बड़ा सवाल मेरे मन में आ रहा है। ये बुलेटिन हमें अगले कुछ दिनों के खतरों के लिए तैयार कर रहा है। इसमें सेहत और खेती के लिए बहुत विस्तृत सलाह है, लेकिन जैसे जैसे मौसम के मिजाज और ज़्यादा अप्रत्याशित और चरम होते जाएंगे, क्या भविष्य में सिर्फ ऐसी कुछ दिनों की सलाह से हमारा काम चल पाएगा? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है। हमें सिर्फ प्रतिक्रिया देने से आगे बढ़ना होगा। वही मैं सोच रहा था। हम सिर्फ पूर्वानुमान पर प्रतिक्रिया देने से आगे बढ़कर एक ऐसा समाज कैसे बन सकते हैं जो इन बदलावों का सामना करने के लिए पहले से ही तैयार हो? भविष्य में हमारी शहरी योजना, हमारी स्वास्थ्य नीतियों और शायद हमारी अपनी रोजमर्रा की आदतें, इन सब में मौसम के इन नए मिजाज को कितना और कैसे शामिल करने की जरूरत होगी? भविष्य में वेदर प्रूफ होने का सही मतलब क्या होगा?